Hello everyone. So let's start our today's Hindu editorial analysis. So today we are going to discuss two topics. First is right to burn fossil fuels and second is demonetization in India. So इस आर्टिकल में ये कहा गया डज इंडिया हैव अ राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स और नॉट. सो आप इस टॉपिक को अपने जीएस पेपर 3 के साथ लिंक कर सकते हैं. अब इस आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा डिबेट जो है वो डिस्कस की गई है जो कि COP26 जो कि ग्लासगो में हुई थी उसके दौरान जो भी डिबेट हुई है उस पे राइटर ने कुछ अपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. अब इस डिबेट के दौरान जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने नेट ज़ीरो का टारगेट जो था वो ले लिया था कि भाई 2070 तक हम नेट ज़ीरो जो है टारगेट अचीव कर लेंगे. बट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को जब भी ये बोला जाता है कि कोल को यूज़ कम किया जाए और कोल की बजाय कुछ और यूज़ किया जाए क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है. सो इंडिया का हमेशा ये कहने को आता है कि हम कोल को यूज़ करना बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं. आपने तो डेवलपमेंट कर ली तो क्या हमें डेवलपमेंट करने का अधिकार नहीं है. तो इस पे काफ़ी बहस जो है काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कि कोल पे डिपेंडेंस हम रहेंगे. अभी हम कोल पे डिपेंडेंसी अपनी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट करनी है और डेवलपमेंट करने के लिए कोल जो है वो सबसे बेटर सोर्स है एनर्जी का. तो इसमें राइटर का कहना है कि नहीं, किसने कहा कि कोल सबसे बेटर सोर्स है, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हो. तो उसमें इंडिया का कहना ये है कि नहीं, कोल जो है एक तो वो चीप है, सस्ता है और दूसरा वो इजीली अवेलेबल है. तो राइटर कहता है कि किसने कहा कि कोल जो है वो सस्ता है और इजीली अवेलेबल है. जब से कोल के क्राइसिस हुए हैं कोल के दाम तो पहले से बढ़ चुके हैं और रिन्यूएबल एनर्जी जो पहले काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे, सोलर पैनल्स काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे, अब तो सस्ते सोलर पैनल्स भी आने शुरू हो गए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पहले से काफ़ी चीप हो चुकी है. सो इस पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी. इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हिसाब से इंडिया का जो नेट कोल इंपोर्ट है वो 782.6 बिलियन था 2011 और 12 में, जबकि अभी हमारा जो इंपोर्ट है वो 1000 बिलियन के करीब करीब हो चुका हुआ है और इंडिया जो है अमंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल इन दी वर्ल्ड. मतलब ये बात तो मतलब गलत हो गई ना कि इजीली अवेलेबल है. अगर इतना ही इजीली अवेलेबल होता तो इतना ज़्यादा इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी डिस्कस की है कि जो भी रिसेंट डेटा है उसमें ये बताया गया है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो जाए, चाहे वो हाइड्रो हो जाए या ऑनशोर विंड एनर्जी से जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उसके जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो चुके हुए हैं एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से. तो ये राइटर और इंडिया के जो पर्सपेक्टिव में डिबेट है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है. और उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने डिस्कस की है कि ये कहा है कि जब इंडिया जो है क्लोनलाइज हुआ था, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से, तो इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्री को जो था टारगेट किया जाता था एज अ न्यू क्लोनलिज्म. मतलब ये तो कहा था कि आपको कॉलोनियल रूल से आज़ादी तो मिल गई है, बट अभी भी अगर इंडस्ट्रियल की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव में आज भी जो है वो नॉर्थ में अगर बात की जाए तो वो डेवलप्ड कंट्रीज आ जाती हैं ज़्यादातर, और साउथ में वर्ड यूज़ किया जाता है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो राइटर का कहना ये है कि पहले इंडिया को न्यू कॉलोनियलिज्म के नाम से कहा जाता था कि इंडिया जो है वो बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है, या डेवलपिंग कंट्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है. बट आज भी अगर इंडस्ट्रीज के माध्यम से देखा जाए तो वो डेवलप्ड कंट्री ही इंडस्ट्रीज पे राज कर रही है. बट इंडिया चाहे तो अपने इस जो टैग उनको दिया गया था उसको चेंज कर सकती है, क्योंकि अगर इंडिया आज चाहे तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर
रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर पूरे वर्ल्ड में जो है वो रूल कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि इंडिया के पास रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफी ज्यादा सोर्सेस जो है वो प्रेजेंट हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रेजेंट है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो इस चीज का फायदा उठा के पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रूल कर सकती है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। राइटर का कहना ये है कि इंडिया अगर साउथ कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करें तो वो काफी ज्यादा एनर्जी सोर्स के माध्यम से वर्ल्ड के ऊपर जो है अपना हुक्म चला सकते हैं, क्योंकि एनर्जी सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है अगर कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो। और साथ ही साथ राइटर का ये भी कहना है कि इंडिया को जो अपनी थॉट है ना उसको वाइडर करने की जरूरत है। मतलब इंडिया जो ये अड़ गया है कि हमें कोल ही चाहिए, कोल क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा रोल है, हम इतने ज्यादा एमिशंस नहीं करते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि एक कंट्री के अंदर रिच और पुअर दोनों होते हैं। ठीक है, तो रिच ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है एज कंपेयर टू पुअर, और ज्यादा इंडस्ट्रीज के माध्यम से भी जो इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्रीज है वो भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकती हैं, और डेवलपिंग जो इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सकती है एमिशंस के मामले में। तो अगर नेशन पर्सपेक्टिव में ना सोच के इंडिया जो है सिर्फ अपने बारे में अंदर के पर्सपेक्टिव में सोचे तो इंडिया जो है अपने थॉट को वाइडन कर सकता है और एमिशंस के मामले में काफी ज्यादा हद तक अपने आप को कंट्रीब्यूट करके एक बेटर जो है वो साबित हो सकता है कि नहीं, इतना ज्यादा मिशंस ना करते हुए भी उन्होंने खुद के लिए इतने ज्यादा स्टेप्स लिए हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ना ले पाए। तो इंडिया के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा राइटर का कहना है। इसी के साथ साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसकी 70th एडिशन जो है वो रिलीज हो चुकी है। इस रिपोर्ट को कंपाइल करते हैं जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये तीनों मिलके जो है वो इस रिपोर्ट को है पब्लिश करते हैं। ये रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग मॉनिटर करते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोसेस को ऑफ 60 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इनका मेन एम यही होता है कि जो भी क्लाइमेट पॉलिटिक्स बनाए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसीज को ज्यादा इन्हांस किया जाए और क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स को ये अच्छे तरीके से कंपेयर कर सके, और जो भी प्रोग्रेस इंडिविजुअल कंट्रीज ने बनाई है उस प्रोग्रेस को ये काफी ट्रांसपेरेंट वे में सबके सामने ला सके। अब ये जो रिपोर्ट पब्लिश होती है ना, ये 4 पैरामीटर्स में पब्लिश होती है। वो पैरामीटर्स क्या हैं? एक तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितनी हो रही हैं जो कि 40% ओवरऑल स्कोर में कंट्रीब्यूट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, वो 20% है ओवरऑल स्कोर का। एनर्जी यूज 20% ऑफ ओवरऑल स्कोर एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%। तो सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की। अब परफॉर्मेंस देखते हैं कि फर्स्ट 3 रैंक्स अभी भी पिछली बार की तरह खाली पड़े हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कि उनको फर्स्ट 3 रैंक्स में रखा जाए। द फर्स्ट 3 रैंक्स इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैटेगरीज वो भी खाली पड़े हैं। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग भी खाली है फर्स्ट 3 रैंक्स की, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैटेगरी भी फर्स्ट 3 रैंक्स की खाली पड़ी है। इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, स्वीडन, इजिप्ट, Chile, UK are in the top 7 ranks. Scandinavian countries such as Sweden achieved the best results क्योंकि उनके आउटस्टैंडिंग एफर्ट जो भी उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में किए हैं उनकी वजह से। ईरान एंड रशिया दे आर द रैंक द लोएस्ट इन दिस कैटेगरी। ग्रीन हाउस कैटेगरी में ईरान और रशिया को लोएस्ट रैंक मिला गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया, यूएस की बात की जाए तो दे आर द लोएस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज अलॉन्ग विद कजाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। चाइना का जो रैंक है वो 37 है ओवरऑल एंड हैज एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ लो कैटेगरी में उनको रखा गया है। इंडिया ने अपना रैंक नंबर 10 जो है वो मेंटेन करके रखा है और इनका स्कोर 69.22 है। और इंडिया जो है हाई परफॉर्मर है एक्सेप्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में इंडिया का रैंक जो है वो मीडियम है। ठीक है, और रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया कि इंडिया जो है इस बेनिफिटिंग इसलिए क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा एमिशंस हैं वो कम है, जो ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की एमिशंस इतनी नहीं है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज के हिसाब से।
नेक्स्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन क्या। सो डीमोनेटाइजेशन जो है वो जीएस पेपर 3 का इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। सो पहले तो बात आती है कि डीमोनेटाइजेशन है क्या। तो डीमोनेटाइजेशन एक एक्ट है जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट जो है, जो भी हमारा लीगल टेंडर वो करेंसी होती है जो गवर्नमेंट ने इशू की हो कि आप उसको हर जगह यूज कर सकते हो और कोई भी आपको मना नहीं कर सकता उस करेंसी को एक्सेप्ट करने से। तो डिमोनेटाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है उस करेंसी को एज ए लीगल टेंडर के तौर से विड्रॉ कर देती है कि अब आप उसको एज ए लीगल टेंडर के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। और इट occurs whenever national currency of a country is changed. Under this act, current form or forms of money is pulled from circulation. कि जो भी सर्कुलेशन में पैसा है, मनी है, उसको निकाल लिया जाता है और उसके बदले नए नोट्स और कॉइन्स जो हैं वो लाए जाते हैं सर्कुलेशन में। और इंडिया में अभी 2016 में ही ये डिमोनेटाइजेशन हुई थी 8 नवंबर को, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि वो 500 और 1000 करेंसी नोट्स को एज ए लीगल टेंडर की फॉर्म में अब यूज नहीं करेंगे सर्कुलेशन में। और इनका मेन एम था कि हमें ब्लैक मनी को रिड्यूस करना है। ओके, अभी 8 नवंबर 2021 को हमने जो है इसकी 5th एनिवर्सरी जो है वो देखी है। अब करेंसी विद पब्लिक का मतलब क्या होता है? आरबीआई के हिसाब से करेंसी विद पब्लिक का मतलब होता है कि वो करेंसी इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग कैश विद बैंक से वो कैश को डिडक्ट कर दिया जाए फ्रॉम टोटल करेंसी और वो देखा जाए जो करेंसी अभी लोगों के पास प्रेजेंट है जिनको वो खर्च कर सकते हैं। ठीक है। एंड करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू कैश और करेंसी विद इन अ कंट्री that is physically used to conduct transactions between consumers and businesses. Okay. So क्या 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी वो क्या पहली बार हुई है? तो बिल्कुल नहीं। 2016 में डिमोनेटाइजेशन पहली बार नहीं हुई है। उससे पहले 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुई थी जब आरबीआई ने 1000 रुपए के और 10,000 के नोट्स को डिमोनेटाइज किया था। उसके बाद हायर डिनोमिनेशन बैंक नोट्स ₹1000, 5000 और ₹10,000 फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिए थे 1954 में। 1946 में उसको बैन किए और 1954 में फिर से उन नोट्स को री इंट्रोड्यूस कर दिया। पर 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने उन नोट्स को फिर से डिमोनेटाइज कर दिया। और जो आरबीआई ने डेटा दिया है कि ₹10,000 नोट वॉज प्रिंटेड इन 1938 एंड 1954 एंड वॉज सब्सिक्वेंटली डिमोनेटाइज्ड इन 1956 एंड 1978 रिस्पेक्टिवली। तो 2 बार ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है जिसमें हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे, फिर भी गवर्नमेंट ने उससे कोई सबक नहीं सीखा और दोबारा से डिमोनेटाइजेशन कर दी ये कहकर कि हमें इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना है। तो देखते हैं क्या हुआ था। तो राइटर्स क्या कहते हैं? सो मेन मोटिव क्या था डिमोनेटाइजेशन का? कि हमें करप्शन को कर्ब करना है। ठीक है, हमें जो फेक करेंसी प्रेजेंट है सर्कुलेशन में उसको एलिमिनेट करना है, ब्लैक मनी को एरेडिकेट करना है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इम्प्रूव करना है। तो देखते हैं कि क्या ये सब कुछ करने में वाकई में हमारी गवर्नमेंट जो थी वो कामयाब रही थी। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये हुए थे कि टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हुआ था, बट इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ कि टैक्स लोग जो थे भरने शुरू हो गए। हाँ, बस ये हुआ था कि लोगों ने इनकम टैक्स जो था वो इनकम टैक्स फाइल जो थी वो रिटर्न जो थी वो भरना शुरू कर दी थी। बस ये हुआ था कि काफी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स हमारे पास जो आने शुरू हो गए थे, पर टैक्स बेस इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। नंबर ऑफ रिटर्न्स जो थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। इंक्रीज ऑफ 24.7% हमें देखने को मिली थी एज कम्पेयर टू 9.9% जो कि 2016 पे 2017 में 24.7% देखने को मिली। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए थे, बल्कि टैक्स बेस्ड कलेक्शन जो थी वो इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई। अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो टैक्स जो है पे नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी बात हुई थी इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजैक्शन जो थी वो हमें देखने को मिली थी। 2015-16 में जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स वाज ₹1.6 लाख करोड़
एंड 2.4 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। बट 2016-17 में हमें ये देखने को मिला इट इज 3.3 लाख करोड़ फॉर ईच। तो कुछ इंप्रूवमेंट जो है हमें इसमें देखने को मिली थी, मतलब 50 to 55% जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुए थे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि अगेन उन्होंने देखा कि पहले भी तो डिमोनेटाइजेशन हुई थी जिसकी वजह से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, अगेन इन्होंने बिना किसी प्लानिंग के डिमोनेटाइजेशन कर दी। बल्कि इनको ये चाहिए था कि प्रॉपर प्लानिंग की बजाय जितने नोट्स इस सर्कुलेशन से रिमूव कर रहे हैं उतने ही नोट्स ये सर्कुलेशन में दोबारा से लेकर आए ताकि किसी को भी कुछ भी नुकसान ना बनना पड़े और इकोनॉमी में कोई फर्क ना पड़े। ओके, दूसरी बात ये थी कि जीडीपी। अब ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि जो कि अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि उनकी जो कंजप्शन डिमांड थी वो डिक्रीज हो चुकी थी। और यही रीजन था कि कंट्री की जो ग्रोथ रेट थी जो कि 2016 में 7.5% थी वो डिक्लाइन होकर 5.7% रह गई। और अभी भी कोई इकोनॉमी में हमारे इतना ज्यादा जीडीपी में फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी हम उस चीज से काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। ओके, तीसरी बात थी कि ब्लैक मनी की बात करते हैं तो भाई कोई इतना बेवकूफ नहीं है, अगर किसी के पास ब्लैक मनी है तो वो मनी की फॉर्म में रखेगा। और साथ में ये भी देखा गया था कि 93% जो पैसे थे ना ऑलरेडी बैंक की वजह से वो बैंक के पास ही वापस आ गए थे। लोगों ने उनको फिर से, अगर ब्लैक मनी थी भी तो उसको बैंक के थ्रू ही व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवा लिया था, ये भी देखा गया है। और कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि अगर उनके पास ब्लैक मनी है ना तो उसको पैसे की फॉर्म में घर पे छुपा के रखेगा, वो उसको किसी न किसी वे में इन्वेस्ट कर देगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा ना, तो उससे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम डिमोनेटाइजेशन करो या जो मर्जी करो, हमें क्या, हमारे पास कौन से पैसे की फॉर्म में मनी पड़ी है। तो कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। ठीक है, तो ब्लैक मनी का नाम तो बिल्कुल मत ही लिया जाए कि ब्लैक मनी को हमने इरेडिकेट करने के लिए ये सब कुछ किया है, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए सब कुछ किया है, क्योंकि आज भी करप्शन में अगर देखा जाए तो इंडिया में काफी ज्यादा हद तक करप्शन हो रही है। ठीक है, तो करप्शन की बात की जाए तो करप्शन का भी कुछ इतना ज्यादा रिड्यूस तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, फेक नोट्स की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ फेक नोट्स इन द बैंकिंग सिस्टम जम्प्ड बाय 20.4% ड्यूरिंग 2016 to 2017 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है कि हमने फेक नोट्स को कम नहीं किया बल्कि इंक्रीज ही हुए हैं फेक नोट्स। ठीक है, ओके, एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है डिमोनेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि क्या बात है ना कि जो लोग जैसे कि फार्मर्स वगैरह उनको इतना ज्यादा नहीं पता है डिजिटल करेंसी के बारे में या कुछ, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो उनके लिए कैश ही है। ठीक है, कोई भी चीज के लिए चाहे वो सेल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, उनकी मार्केटिंग हो, उनको कैश पे ही डिपेंड होना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ा था। ठीक है, इन सबको कंक्लूड करने के लिए हम एक ही बात कह सकते हैं कि प्रॉपर टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है हमें। ठीक है, ये नहीं है जब मन चाहा डिमोनेटाइजेशन कर दी बिना प्लानिंग के। पहले ये सोचो कि इकोनॉमी में किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, प्लानिंग एंड रिफॉर्म्स। सो अगर हम एक्स आरबीआई गवर्नर की रघुराम राजन की लैंग्वेज में बात करें तो डिमोनेटाइजेशन इज नॉट अ वेल प्लान्ड और वेल थॉट आउट यूजफुल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इतना अच्छा प्लानिंग या इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है एज कंपेयर टू रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग। तो हमें रिफॉर्म्स और प्लानिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू डिमोनेटाइजेशन करने पे। सो दिस आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। यस, एंड quote, try to look at your weakness and convert it into your strength. That's a success. तो सक्सेस वही है कि अगर आप अपनी वीकनेस को देखकर उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आप किस तरह से अपनी वीकनेस को ओवरकम करते हो। So that's all for today. Thank you. Bye bye. Take care.